हेलो दोस्तों, मैं ओम झाजेड़िया आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद ओम झाजेड़िया में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमने प्रतिशत का सेकंड टेस्ट आयोजित किया था। इस सेकंड टेस्ट में मैंने आपको 15 क्वेश्चंस दिए थे। सभी बच्चे अपना रिजल्ट जो है, अपने जो आंसर्स हैं, कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए, कितने गलत हुए, वो ज़रूर शेयर करें, कमेंट बॉक्स में डालें। साथ ही पिछले टेस्ट में प्रतिशत का जो पहले टेस्ट अपने लिया था, उस टेस्ट में भी बच्चों का काफ़ी अच्छा स्कोर रहा। जैसे कुछ बच्चों का मुझे ध्यान है, जैसे मनोज कुमार, ज्योति सागवान है, दीपक जोशी है, या जैसे चंद्र प्रकाश, काफ़ी बच्चों ने अच्छा स्कोर किया और अपने नंबर भी शेयर किए। इस टेस्ट में भी जिन बच्चों का स्कोर है अच्छा है, चाहे कम है चाहे ज़्यादा है, वो कोई विशेष बात नहीं होती है, पर आप अपना स्कोर जो भी है वो शेयर ज़रूर करें। आज हम प्रतिशत के सेकंड टॉपिक को देखते हैं। इसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे और किस प्रकार आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया, वो अपन देखते हैं। अगले टेस्ट के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। अगला टेस्ट है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि का लेंगे, और वो 25 अप्रैल को आयोजित करेंगे अपन। 25 अप्रैल को वही टाइम रहेगा, 8:40 या 35 मिनट पर रात को टेस्ट में आपको दूंगा और 9 बजे तक आपको उसको सॉल्व करना है। 15 क्वेश्चंस दिए जाएंगे आपको, और बीच में 2 क्लासें अपनी होंगी और उसमें कोई नया टॉपिक अपन देखेंगे। दूसरी बात, जिन बच्चों ने अभी भी टेलीग्राम पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो टेलीग्राम पर मैथ्स विद ओम झाजेड़िया के नाम से सर्च करें और उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वहाँ से टेस्ट की PDF ले लें। दूसरी बात, यहाँ पर इसमें यूट्यूब वीडियो के साथ में भी मैंने डिस्क्रिप्शन में इस टेस्ट पेपर की PDF है वो डाली है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अपन सेकंड टेस्ट है उसको सॉल्व करते हैं, समझते हैं सभी क्वेश्चंस को। सबसे पहले अगर बात करें तो पहला क्वेश्चन अपना था, चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने से कोई उपभोक्ता 120 रुपये में 3 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, तो चीनी का घटने के बाद मूल्य क्या है। घटने के बाद मूल्य क्या है, प्रश्न 2 प्रकार से पूछा जाता है। नया मूल्य भी पूछा जा सकता है और प्रारंभिक मूल्य जो पुराना मूल्य है वो भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर मैं बात करूँ तो इसको सोल्व करने के 2 तरीके हैं, एक बेसिक तरीका है और एक सीधा तरीका है। देखो 2 बातें इसमें समझें आप। चीनी के मूल्य में कमी कितनी हुई, चीनी के मूल्य में 20% की कमी हुई, और 20% की कमी होने से क्या हुआ, एक उपभोक्ता है वो कितने रुपए में, 120 रुपये में कितनी चीनी, 3 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। तो चीनी का नया मूल्य घटने के बाद जो नया मूल्य है वो नया मूल्य आपसे पूछा गया है। प्रश्न को सरल करने के 2 तरीके यहाँ पर हैं। एक बेसिक तरीका मतलब x से आपको करना पड़ेगा। 100 मानकर अपन ये क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे। 100 से नहीं कर पाएंगे तो फिर या तो ऑप्शन से भी कर सकते हो आप, या आप इसको जैसे x से भी कर सकते हो, या एक इसका सूत्र भी मैं आपको बताना चाहूँगा। पहला अपन देखें, x मान के अगर सरल करें तो क्या रहेगा, प्रारंभिक मूल्य अगर इसका प्रारंभिक मूल्य अपन x लेते हैं, प्रारंभिक मूल्य अगर x लेते हैं तो नया मूल्य क्या होगा, मूल्य में कितनी कमी हुई, 20% की कमी हुई, तो नया मूल्य क्या होगा, x में 20% की कमी करेंगे तो इसका कितना निकालेंगे, 80% निकालेंगे। 80% निकालेंगे मतलब सरल करेंगे तो 4x/5, ये इसका नया मूल्य आ जाएगा। क्या 4x/5 ये क्या होगा, इसका नया मूल्य होगा। प्रारंभिक मूल्य आपने x रुपए मान लिया तो नया मूल्य उसमें 20% की कमी करेंगे तो 80% ये नया मूल्य आ गया। जब आपको रुपए पता है और भाव आपको पता है तो कितनी चीनी पहले खरीदी जा सकती थी और कितनी चीनी अब खरीदी जा सकती है, वो दोनों ही बातें आप बता सकते हैं। आपको ये पता है 120 रुपए में पहले किस भाव की चीनी थी, x के भाव की चीनी थी, तो कितनी मात्रा खरीदी जा सकती थी 120 रुपए में, कुल रुपए में, और अगर भाव का भाग दे देंगे तो ये चीनी की मात्रा आ जाएगी। 120 रुपए में किस भाव की, x के भाव की, x का भाग देंगे तो इतनी चीनी आएगी, ये चीनी की मात्रा है। अब कितनी चीनी आती है, अब नया मूल्य है 4x/5। मूल्य घटने के बाद जैसे जैसे मूल्य कम होगा चीनी का तो चीनी तो ज़्यादा खरीद सकते हैं अपन। चीनी का मूल्य अब हो गया 4x/5, तो अब 120 रुपए में कितनी चीनी आएगी, 120 रुपये चीनी का मूल्य है, और किस भाव की चीनी, 4x/5, 4x/5 का भाग दे दिया। 120 रुपये में इस भाव की कितनी चीनी आएगी, ये चीनी की अब नई मात्रा है। आपको पता है भाव जैसे ही कम हो गए तो चीनी ज़्यादा आती है।
अब चीनी की मात्रा में से पुरानी वाली मात्रा जो है वो घटा देंगे तो उनका जो अंतर है वो कितना आएगा, 3 किलो का, क्योंकि अब 3 किलो चीनी ज़्यादा आती है। तो अब नई मात्रा में से पुरानी मात्रा घटा देंगे तो अंतर किसके बराबर होगा, 3 किलोग्राम के बराबर होगा। जैसे ही बराबर आप करेंगे x का मान आ जाएगा। सरल अपन इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये 5 कहाँ चला जाएगा, ऊपर 4 से काटेंगे, 4 × 12, नीचे दोनों का लघुत्तम क्या आएगा x, ऊपर तो गया 150 माइनस का 120 बराबर 3, सरल करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 30 बटे में x बराबर 3, x का मान निकालेंगे तो आएगा कितना 10। ये चीनी का कौन सा मूल्य है, प्रारंभिक मूल्य। प्रारंभिक मूल्य पूछे तो x का मान है 10 रुपये प्रति किलोग्राम। प्रारंभिक मूल्य पूछे तो x का मान है 10 रुपये प्रति किलोग्राम। लेकिन आपसे पूछा क्या है, चीनी का घटने के बाद नया मूल्य पूछा है। ये नया मूल्य नहीं है, इसमें 20% की कमी करेंगे तो नया मूल्य आएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें, काफ़ी बच्चों का इसमें गलत हो जाता है। बच्चे ये देखते हैं कि प्रारंभिक मूल्य पूछा होगा, ये 10 भी आपको ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन है 10, तो जल्दीबाजी में 10 को लगा देते हैं कि सही है, हो गया, अपना आंसर आ गया। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रारंभिक मूल्य 10 था, उसमें अगर 20% की कमी करेंगे तो इसका 80% निकालेंगे और सरल करेंगे तो चीनी का जो नया मूल्य होगा, घटने के बाद नया मूल्य होगा, वो 8 रुपये प्रति किलोग्राम होगा। ये तो इसका देखो बेसिक तरीका है, x मान के यहाँ पर आपने इसको सरल किया है। दूसरा एक तरीका इसका और है, और वो तरीका क्या रहता है, सूत्र है। सूत्र से आप इसको सरल कर सकते हो। किस प्रकार से उसको देखें आप। सूत्र इस प्रकार होता है, प्रारंभिक मूल्य बराबर रुपए बटे में अंतर इंटू में वृद्धि या कमी जो भी है, बटे में अगर कमी है तो 100 में से घटा दो, वृद्धि है तो 100 में जोड़ दो। इस प्रकार प्रारंभिक, ये भी कौन से मूल्य का है, प्रारंभिक मूल्य का। प्रारंभिक मूल्य बराबर रुपए बटे अंतर इंटू वृद्धि या कमी जो भी है वो रख दो आप। बट्टे में अगर कमी है तो 100 में से घटाएंगे और वृद्धि है तो 100 में जोड़ेंगे। इस तरीके से भी आप इसको सरल कर सकते हो। अगर यहाँ पर रखें तो रुपए तो कितने हैं, 120 हैं, अंतर कितने किलोग्राम का, 3 किलोग्राम का, कमी कितनी 20 की, और कमी 20 की है तो 100 में से 20 जाएंगे तो बचेंगे कितने 80, 20 से काटेंगे 20 100 80, 4 × 12 से 12 कटेंगे तो प्रारंभिक मूल्य क्या आया 10 रुपये प्रति किलोग्राम। प्रारंभिक मूल्य पूछा होता तो 10 रुपये प्रति किलोग्राम, नया मूल्य पूछा है, ये मूल्य कौन सा है, प्रारंभिक मूल्य, और नया मूल्य पूछा है तो क्या करेंगे, इसमें 20% की कमी, 10 का 20% है, 10 का 20% कितना होता है 2 की कमी करेंगे तो नया मूल्य 8 रुपये प्रति किलोग्राम आ जाएगा। ये चीनी का घटने के बाद नया मूल्य आ जाएगा। काफ़ी बच्चों का गलत होता है प्रारंभिक मूल्य और नए मूल्य के चक्कर में। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक पिता है, वो अपने 2 पुत्रों को मासिक आय का 1% उनकी जेब खर्च के लिए देता है। अब देखो मासिक आय अपने को नहीं पता और मासिक आय आपसे पूछी है। 2 बातें, या तो आप ऑप्शन उठा के कर लो आप, या फिर मान के कर लो। मानना चाहें तो आप 100 भी मान सकते हैं, 1000 भी मान सकते हैं, कितना भी मान सकते हैं। बात यहाँ पर यह है कि मासिक आय का 1% देता है। अगर आप 100 रुपये मानोगे मासिक आय तो 100 का 1% तो 1 रुपये होगा। फिर उसका 80% वो बड़े बेटे को मिलता है। 1 रुपये का 80% निकालोगे पॉइंटों में जाएगा, फिर 80% खर्च कर देता है, मतलब आगे से आगे पॉइंटों में जाएगा। तो पॉइंट से बचने के लिए अपन संख्या को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। बड़ा जैसे मासिक आय 100 के बजाय अपन 1000 या 10,000 मान लेते हैं, जिससे 1% अपना 100 आ जाएगा। फिर कैलकुलेशन अपने लिए आसान हो जाएगी। तो अपन जो मासिक आय है, अपन उस व्यक्ति की जो मासिक आय है, उस मासिक आय को 100 की बजाय क्या मान लेते हैं 10,000 मान लेते हैं। कैलकुलेशन आसान होगी अपने लिए। एक पिता अपने 2 पुत्रों को मासिक आय का 1% जेब के लिए खर्च के लिए देता है, जेब खर्च के लिए। तो मासिक आय जब 10,000 है तो जेब खर्च है वो कितना देगा, मासिक आय 10,000 का 1%, 10,000 का 1% कितना होगा 100 रुपये देगा। 10,000 का 10% तो 1,000 और 1% कितना होगा 100 रुपये। 100 रुपये जेब खर्च के लिए देता है दोनों पुत्रों को। अब दोनों पुत्रों को मिलने वाली धनराशि का 80% बड़े लड़के को मिलता है। ये मान लो बड़ा लड़का है, ये छोटा लड़का है। जेब खर्च के लिए जितना भी मिलता है उसका 80%, 100 का 80% कितना होगा 80 रुपये, वो बड़े लड़के को मिलता है। तो बचे कितने
20 रुपए वो छोटे लड़के को मिलेंगे। जेब खर्च 100 रुपए, 100 का 80%, 80 रुपए वो बड़े लड़के को, तो बचे कितने 20 वो छोटे लड़के को। और आगे, तथा वह कौन, बड़ा लड़का, वह अपने भाग का 80% खर्च कर देता है। वह अपने भाग का, ये जो बड़ा लड़का है ये अपने भाग का कितना 80%, 80 का 80% कितना होगा 64 रुपए क्या कर देता है, ये खर्च कर देता है। तो बचत कितनी करेगा, बचत 80 में से 64 जाएंगे तो बचाएगा कितने 16 रुपए की क्या करेगा, बचत करेगा। 80 में से 64 खर्च कर दिए तो बचे कितने 16 रुपए। आपको बता रखा है कि यदि वह 20 रुपए प्रति माह की बचत करता है, आपको प्रश्न में पहले से बता रखा है बड़ा लड़का जो है वो 20 रुपए प्रति माह की बचत करता है, जबकि आपने यहां पर निकाला कि बड़ा लड़का बचत कितनी करता है 16 की बचत करता है। तो ये 20 जो है ये प्रतिशत में मान किसका होगा, 16 का होगा। देखो प्रश्न में दिया गया मान हमेशा ऊपर होता है, उसी का मान जो आप निकालते हैं वो उसके नीचे होता है, जो पूछा जाता है उससे गुणा किया जाता है। प्रश्न में बता रखा है बड़ा लड़का बचत करता है 20 की, जबकि आपने पूरा सोल्व किया तो बड़े लड़के की बचत आई 16। तो 20 मान किसका होगा 16 का, जो पूछा जाए उससे गुणा। आपसे पूछिए मासिक आय पूछिए तो 100 से गुणा नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि मासिक आय आपने कितनी मानी है 10,000, तो 10,000 से गुणा करेंगे। आपने मासिक आय पूछी है तो मासिक आय निकालने के लिए किससे गुणा करेंगे, 10,000 से गुणा करेंगे। सरल करेंगे, 4 चौक 16, 4 पंचो 20, 4 से काटेंगे तो 2500, 2500 गुणा 5 कितना होगा 12,500। ये उस व्यक्ति की क्या आ जाएगी, मासिक आय आ जाएगी। इस प्रकार इसको सरल आप कर सकते हैं। 100 मानते, 1000 मानते तो 100 या 1000 मान के भी कर सकते हो। उस स्थिति में ये सारे मान किस में आ जाते हैं, आपके पॉइंट में आ जाते। और कोशिश अपने को ये करनी चाहिए कि प्रश्न है वो पॉइंटों में नहीं जाए। जरूरी नहीं है प्रत्येक प्रश्न में अपन 100 ही माने, 1000 मान सकते हैं, 200 मान सकते हैं, 500 मान सकते हैं, कितना भी अपनी सुविधा के हिसाब से मान सकते हैं। अगला जो प्रश्न है उसमें क्या है सॉरी अगले प्रश्न में आपको एक शहर में वयस्क जो हैं उनमें से 30% निरक्षर हैं, जबकि बच्चों में 80% साक्षर हैं। यदि वयस्क एवं बच्चों का अनुपात, वयस्क और बच्चों की संख्या का अनुपात, वयस्क और बच्चों की संख्या का जो अनुपात है वो आपको 3:4 दे रखा है, संख्या का अनुपात है। और आपको ये बता रखा है, आपसे पूछा क्या है, साक्षर पूछें, साक्षर कितने हैं, साक्षर की संख्या आप प्रतिशत पूछा आपसे। यहां पर देखो वयस्क में तो निरक्षर दे रखे हैं और बच्चों में साक्षर दे रखे हैं, कंफ्यूज करने के लिए। नॉर्मली क्या होता है, दोनों में या तो साक्षर बताएगा या निरक्षर बताएगा, लेकिन इसमें एक तो साक्षर बता दिया, एक ही निरक्षर बता दिया। वयस्क जो हैं उनमें से 30% क्या है, निरक्षर हैं, तो साक्षर कितने होंगे, साक्षर जब 30% निरक्षर हो गए तो बच्चे कितने 70% साक्षर होंगे। और बच्चों में से पहले से बता रखा है कितने 80% क्या है, साक्षर है। देखो ये क्वेश्चन मैं आपको प्रतिशत के टॉपिक में पहले पढ़ा चुका हूं। यहां पर वयस्क और बच्चों की संख्या का अनुपात आपको दिया गया है, संख्या भी दी जा सकती है और संख्या का अनुपात भी दिया जा सकता है। अगर अनुपात दिया गया है तो उसको 100 से गुणा करके आप थोड़ा बड़ा बना लें, उसको आप संख्या बना लें, संख्या में बदल दें। कैसे, दोनों को अगर 100 से गुणा कर दें तो उससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लिया अगर वयस्क 300 है तो बच्चे कितने हैं 400 हैं। अब परसेंटेज निकालना अपने लिए बहुत आसान हो जाएगा। 300 वयस्क हैं, संख्या उनकी 300 है, उनमें से 70% साक्षर हैं, तो 300 का 70% 7 या 21, 210 वयस्क क्या होंगे, साक्षर होंगे। उसी प्रकार बच्चे कितने हैं 400, 400 का 80%, 8 चौक 32, 320 बच्चे क्या हैं, साक्षर। कुल साक्षर लोगों की संख्या, वयस्क और बच्चे, कुल संख्या बता सकते हैं अपन। कुल संख्या देखेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 530 कुल साक्षर हैं। कितनों में से टोटल कितने हैं 300 और 400, 700 में से, टोटल 700 में से साक्षर हैं 530। और प्रतिशत के लिए गुणा करेंगे किससे, 100 से। सरल करेंगे 20 से 20 और 7 का भाग दें, कितना आ जाएगा, यहाँ से सरल करेंगे तो 75.71%। ये साक्षर लोगों की संख्या का प्रतिशत हो जाए। इसमें जो कंफ्यूजन होता है वो ये होता है, इस प्रश्न में
वयस्क तो दे दिए निरक्षर, बच्चे दे दिए साक्षर, दोनों अलग अलग परसेंटेज दे रखे हैं, तो इसमें एक तो कन्फ्यूजन ये हो जाता है। दूसरा कन्फ्यूजन, अगर आप इसको अनुपात 3:4 था, इसको लेकर सरल करते हो तो प्रश्न में कैलकुलेशन है वो पॉइंटों में चला जाएगा, कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। जबकि इसको अपन थोड़ा बड़ा कर लेंगे तो प्रश्न करना आसान रहेगा। प्रश्न नंबर 4 प्रश्न नंबर 4 जो है उसको देखें आप। एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग किस पर खर्च करता है? खाने पर, 1/8 भाग कपड़े पर, 1 और 10% दान में खर्च करता है। एक व्यक्ति अपनी आय का देखो, कुछ भाग खाने पर, कुछ भाग कपड़े पर और कुछ भाग दान में खर्च करता है। कुछ भाग तो आपको 1/3, 1/8 भाग के रूप में दे रखा है, आपको कुछ प्रतिशत में दे रखा है। अगर भाग में दे रखा है तो कुल मान हमेशा 1 मानते हैं, प्रतिशत में दे रखा होता है तो 100 मानते हैं। इसके अलावा भी आप मान सकते हैं, 1 भी मान सकते हैं, आप 100 भी मान सकते हो। इसके अलावा ऐसी संख्या अपन माने, क्योंकि संख्या का अपने को 1/3 और 1/8 निकालना पड़ेगा, तो संख्या में 3 का भाग भी जाए, संख्या में 8 का भाग भी जाए, ऐसी कोई भी संख्या आप प्रश्न में मान सकते हैं। मान लेते हैं जैसे 8 और 3 का भाग 8 थी, 24 में भी जाता है तो 24 मान सकते हो आप। 24 नहीं मानना चाहो तो थोड़ी बड़ी संख्या करना चाहो तो 240 भी आप मान सकते हो। कितनी भी माने कोई फर्क उससे नहीं पड़ता है। मान लेते हैं मासिक आय जो है, मान लेते हैं व्यक्ति की मासिक आय कितनी है? 240। आप 480 मानो, 720 मानो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 का और 8 का भाग जाए, ऐसी संख्या आप मानो। अपन ने मान ली मासिक आय 240 रुपए है और उसका, अब देखो प्रश्न करना अपने लिए आसान हो गया। खाने पर खर्च करता है 1/3। अब 240 का 1/3 मतलब कितने रुपए? 80 रुपए किस पर खर्च कर दिए उसने? खाने पर खर्च कर दिए। उसके बाद 1/8 भाग कपड़े पर कितना? 1/8। 240 का 1/8 मतलब 30 रुपए इसने किस पर खर्च कर दिए? कपड़े पर खर्च कर दिए। और शेष और 10% दान में, और दान दे दिया कितने का? दान दिया है कितना? 10%। 240 का 10%, 240 का 10% कितना होगा? 24 रुपए इसने किस में दे दिए? दान में दे दिए। अभी तक उस व्यक्ति ने कितना खर्च कर दिया वो बता सकते हो। लास्ट में उसके पास बचत बता रखी है, आपको प्रश्न में बता रखी है बचत कितनी है उसके? 318 रुपए। तो आपसे मासिक आय पूछिए। यहां पर आपको प्रश्न में पहले से बचत बता रखी है, क्या यहां पर आप बचत बता सकते हो? कुल मासिक आय आपने कितनी मानी? 240 मानी। 240 में से ये उसने क्या कर दिया? खर्च कर दिया। कितना खर्च किया इसको जोड़े अपन तो 134 रुपए उसने क्या कर दिए? खर्च कर दिए। 240 में से उसने 134 रुपए क्या कर दिए? खर्च कर दिए। तो उसकी बचत कितनी है वो बचत अपन निकालें, अगर बचत निकालें तो कितनी हो जाएगी? 106 रुपए की क्या हो जाएगी? बचत हो जाएगी। यहाँ से 240 में से 134 खर्च कर दिए, वो घटा देंगे तो बचत आएगी 106 रुपए की। आपको प्रश्न में पहले से बचत बता रखी है कितनी? 318 पहले से बता रखी है। जबकि यहां पर अपनी बचत कितनी आई? 106 रुपए की। तो 318 मान किसका होगा? 106 का। जो पूछा जाए उससे गुणा। आपसे पूछा क्या है? आय कितनी मानी थी? 240, तो 240 से गुणा करेंगे। आय पूछे तो आय 240 मानी थी, 240 से आप गुणा करेंगे, सरल करेंगे, 3 बार कैंसिल हो जाएगा और 24-72 कितनी होगी? 720 रुपए मासिक आय आ जाएगी। उस व्यक्ति की मासिक आय क्या होगी? यहाँ पर 720 रुपए। इस प्रकार इसको सरल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो बहुत ज़्यादा पूछा जा चुका है और प्रतिशत का बहुत छोटा क्वेश्चन है। आरपीएससी की बात करो तो आरपीएससी के तो लगभग सभी एग्जाम में आए हैं। उसके अलावा आप ये बात करो तो ये सिविल सर्विसेज में भी पीछे पूछा गया था, एसएससी में भी काफ़ी बार आ चुका, आरपीएससी में तो पूछो ही मत आप। मनोज को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, उसने 24% अंक प्राप्त किए और 9 अंकों से उत्तीर्ण हुआ। मान लेते हैं पूर्णांक, पेपर का जो पूर्णांक है वो मान लिया कितना है? 100 है। उसको उत्तीर्ण होने के लिए, उस व्यक्ति को या मनोज को उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंकों की आवश्यकता थी और उसने प्राप्त कितने किए? उसने प्राप्त किए हैं 24% अंक। और आपको बता रखा है वह 9 नंबर से क्या हो गया? फेल हो गया। 9 अंकों से वह क्या हो गया? फेल हो गया। प्रश्न में बता रखा है।
जबकि आपको यहां पर पता है प्रतिशत में कितने प्रतिशत से फेल हुआ, 100 में से 36% आने वाला पास होता है, उसके आए 24% हैं, तो 12% कम आए उसके, मतलब वो 12% से क्या हो गया, फेल हो गया। प्रश्न में बता रखा है 9 अंकों से फेल हो गया। तो 9 जो है ये प्रतिशत में मान किसका होगा, 12 का जो पूछा जाए उससे गुणा। अगर आपसे ये पूछे कि मनोज को कितने नंबर मिले, तब तो गुणा करेंगे 24 से। उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है, तो गुणा करेंगे 36 से। और आपसे पूछा क्या है, पूर्णांक, पूर्णांक पूछा तो किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। 3 से काटेंगे 3 बार, 3 से काटेंगे 4, 4 से काटेंगे 25, तो यहाँ पर जो पूर्णांक होगा वो कितना होगा, 75 का पूर्णांक आ जाएगा। ये अपना आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा आप सभी को। और कोई भी क्यूरी आपकी हो तो साथ साथ आप कमेंट बॉक्स में डालें। कोई बात समझ में नहीं आ रही हो तो पूछें आप। पिछले वीडियो में शायद लाइटिंग की थोड़ी प्रॉब्लम थी, इसमें तो नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 85% गणित में और 75% दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। सभी में पास विद्यार्थियों की संख्या आपको बता रखी है। अंग्रेजी में पास विद्यार्थियों की संख्या है वो कितनी है, 80%। गणित में पास विद्यार्थियों की संख्या है वो 85%। और दोनों में पास विद्यार्थियों की संख्या है वो बता रखी है आपको 75%। यदि दोनों विषयों में फेल विद्यार्थियों की संख्या, दोनों विषयों में फेल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है आपको बता रखी है, 40 हो, तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या आपसे पूछी गई है। परीक्षार्थियों की कुल संख्या अपन क्या मानेंगे, 100 मानते हैं अपन नॉर्मली। मान लिया परीक्षार्थियों की जो कुल संख्या है, कुल बच्चों की संख्या है वो कितनी है, 100। अब देखो अंग्रेजी में पास विद्यार्थियों की संख्या 80, गणित में पास विद्यार्थी 85 और दोनों में पास विद्यार्थी कितने हैं, 75। यहां से दोनों सब्जेक्टों में पास और फेल विद्यार्थियों की संख्या आप बता सकते हो। आपको यहां पर बता रखा है, यहां पर आप दोनों सब्जेक्ट में फेल होने वाले और दोनों सब्जेक्ट में पास होने वाले बच्चों की संख्या बता सकते हो। दोनों सब्जेक्ट में पास होने वाले बच्चों की संख्या कैसे बताएंगे आप, पहली बात तो आपको यहां पर इन दोनों को जोड़ेंगे, इनमें से ये घटाएंगे तो दोनों सब्जेक्ट में पास होने वाले बच्चों की संख्या आ जाएगी। इन दोनों को जोड़ेंगे, उसमें से 75 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 90% आएगा। ये पास विद्यार्थियों की संख्या है। कुल विद्यार्थी आप 100 मानते हो, 100 में से पास कितने, 90, तो फेल कितने होंगे, 10% हो जाएंगे। ये फेल और पास विद्यार्थियों की संख्या आ गई। आपको पहले से बता रखा है फेल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 40, जबकि यहां पर फेल विद्यार्थियों की संख्या प्रतिशत में कितनी है, 10, तो 40% में मान किसका होगा, 10 का, जो पूछा जाए उससे गुणा। 40 जो है ये प्रतिशत में, ये फेल विद्यार्थियों की संख्या है तो बट्टे में फेल के मान रखेंगे, पास होती तो बट्टे में पास रखते और जो पूछा जाता है उससे गुणा करते। आपको बता रखा है फेल है 40, जबकि यहां पर फेल कितने हैं प्रतिशत में, 10, तो 40 मान किसका होगा, 10 का। परीक्षार्थियों की कुल संख्या पूछी और कुल संख्या आपने 100 मानी थी तो 100 से गुणा करेंगे और परीक्षार्थियों की कुल संख्या यहां से कितनी आ जाएगी, 400 आपको प्राप्त हो जाएगी। ये अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान भी है, छोटा सा है, आरपीएससी में पूछा गया था और काफ़ी बच्चों का ये गलत भी हुआ था और यहाँ पर भी मुझे लग रहा है कि काफ़ी बच्चों का यहाँ भी गलत हो सकता है। एक तार को 2 टुकड़ों में काटा जाता है, बड़ा टुकड़ा तार की लंबाई का 60% है। एक तार है उसको 2 टुकड़ों में काटा जाता है, 2 टुकड़ों में काटा जाता है, बड़ा टुकड़ा तार की लंबाई का 60% है। तार की कुल लंबाई अपन ने कितनी मान ली, 100 मान ली। तार की कुल लंबाई 100 मान ली, उसको 2 टुकड़ों में काटा जाता है, बड़ा टुकड़ा तार की लंबाई का 60% है। 100 का 60% कितना होगा, 60 ही होगा। इकाई कुछ भी हो, ये मीटर में है तो ये मीटर में हो जाएगा, ये सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर में हो जाएगा, इकाई से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तार की लंबाई अपने 100 मीटर मान ली, उसका 60% 60 होगा। 100 में से 60 मीटर का जब पहला टुकड़ा हो गया तो दूसरा टुकड़ा कितना होगा, 40 मीटर का होगा। आपसे पूछा है बड़ा टुकड़ा छोटे टुकड़े से कितने प्रतिशत लंबा है। बड़ा जो टुकड़ा है वो छोटे टुकड़े से कितने प्रतिशत लंबा है, तो यहां पर देखने में 20 लगता है, 20% लंबा है और 20% पहला ही अपना ऑप्शन है, तो इसलिए ज़्यादातर बच्चों इसको गलत करके आए थे एग्जाम में।
यहां पर मैं बात करूं तो पहला टुकड़ा 60 मीटर का है, दूसरा टुकड़ा 40 मीटर का है। कितना ज्यादा लंबा? 20 मीटर ज्यादा लंबा है। और ये 20 मीटर ज्यादा लंबा किससे है? 40 से है। और प्रतिशत के लिए गुणा किससे करेंगे? 100 से। परसेंटेज निकालेंगे यहां पर। 20 मीटर ज्यादा लंबा टुकड़ा किससे? 40 से। प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करेंगे तो सरल करेंगे तो यहां पर पहला टुकड़ा या बड़ा टुकड़ा छोटे टुकड़े से 50% ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसके बाद में बात करूं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 देखो किस प्रकार से अपन सरल करेंगे, इसको भी आप देखें किस प्रकार सरल कर सकते हैं, आप बताएं इसको भी। क्वेश्चन नंबर 8 में एक मोटरसाइकिल का मूल्य जैसे ही 15% बढ़ गया तो उसकी बिक्री है वो 15% कम हो जाती है, तो धनराशि की प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? एक तरह से 3 मान पर आधारित क्वेश्चन है। 3 मान कौन कौन से? एक तो मोटरसाइकिल का मूल्य, दूसरा वाहनों की बिक्री और उससे होने वाली आय। आपको कोई भी मान नहीं पता, आपको यह भी नहीं पता कि पहले वाहन या मोटरसाइकिल का मूल्य क्या था, पहले कितनी मोटरसाइकिल बिकती थी, आपको कोई मान नहीं पता। अगर कोई मान नहीं पता तो अपन 100 मानेंगे, मान पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता हो तो और भी अच्छी बात है। अपन एक तो मान है मोटरसाइकिल का मूल्य, एक उनकी बिक्री, कितनी मोटरसाइकिल पहले बिकती थी, और यहां से होने वाली आय। 3 मान यहां पर आपके पास हैं। कोई भी मान आपको नहीं पता तो अपन मानेंगे 100। मान लिया पहले एक मोटरसाइकिल का मूल्य 100 रुपए है और 100 रुपए था और 100 मोटरसाइकिल बिकती थी। एक मोटरसाइकिल का मूल्य पहले 100 रुपए था, 100 मोटरसाइकिल बिकती थी, तो पहले आय कितनी थी? 10,000 रुपए की पहले आय थी। अब क्या हुआ? अब जैसे ही एक मोटरसाइकिल का मूल्य 15% बढ़ गया, 15% बढ़ेगा, मोटरसाइकिल का मूल्य पहले 100 था, 15 बढ़ेगा तो नया मूल्य क्या होगा? 115 रुपए होगा। जैसे ही मोटरसाइकिल का मूल्य 15% बढ़ता है तो उसकी बिक्री 15% कम हो जाती है। बिक्री पहले 100 बाइक बिकती थी, 15% कम होगी बिक्री, तो अब कितनी वाहन बिकेंगी, कितनी मोटरसाइकिल बिकेंगी? 85 बिकेंगी। तो क्या अब नई आय बता सकते हो आप? आपको ये पता है कि एक मोटरसाइकिल का मूल्य 115 रुपए है, तो 85 मोटरसाइकिल का मूल्य कितना होगा? 115 को 85 से गुणा करेंगे तो 9,775 रुपए ये नई आय होगी। आय पर क्या प्रभाव पड़ा, वो प्रभाव आपसे पूछा है। आय पहले 10,000 की थी, अब आय है 9,775 की। आय में कमी हुई 225 की। कमी और वृद्धि जो होती है वो हमेशा किस पर होती है? मूल पर। मूल आय कितनी? 10,000 और प्रतिशत के लिए गुणा करेंगे 100 से। 20 से 20 हटाएंगे तो पॉइंट लग जाएगा। 2.25% की आय में क्या होगी? कमी होगी। ये अपना आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? चौथा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9 छोटा सा क्वेश्चन है और एग्जाम में देखो सभी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, छोटे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं, टफ भी हैं, आसान भी हैं, सभी मिक्स में होते हैं। काफ़ी बच्चों का ये होता है कि सर लेवल बढ़ाओ, लेवल बढ़ाओ, लेवल बढ़ाओ। लेवल क्या होता है मुझे आप ये बताएं। ये सभी A to Z क्वेश्चन जो मैंने 15 क्वेश्चन लिखवाए हैं, ये लेटेस्ट के जो भी पेपर हैं उनमें से छांटे हुए प्रश्न हैं। ये आपके RPSC के अलग अलग पेपर हैं, या आपके जैसे सेंटर के SSC के पेपर, रेलवे के पेपर जो हैं उन्हीं में से लिए गए प्रश्न हैं। अब आप जो पुराने पेपर्स आए हुए पेपर्स में से क्वेश्चंस हैं वो सोल्व कर पा रहे हो, इसका मतलब आपका चैप्टर क्लियर है। और आप अगर इनको नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब आपका चैप्टर है वो क्लियर नहीं है। अब बात करें कि लेवल और बढ़ाएं, तो लेवल और ऊपर इससे क्या होता है वो आप जानो। यहाँ पर आप मुझे बताएं आगे क्या आएगा उसके बारे में तो अपन नहीं बता सकते, लेकिन ये ज़रूर है कि पीछे जो पेपर वर्तमान में जो लेटेस्ट में 12 महीने में 2 साल में पूछे गए हैं, उन पेपरों का जो लेवल है वो लेवल तो अपना तैयार होना चाहिए। उससे ज़्यादा लेवल अगला क्या पूछेगा वो तो उसी पर है। और 50 जो प्रश्न होते हैं एग्जाम में, 50 प्रश्न आते हैं या 100 प्रश्न आते हैं, तो 50 प्रश्न अगर एग्जाम में आते हैं मैथ के तो उनमें से 45 प्लस कर देते हो तो वो अच्छे हैं, या 100 अगर आते हैं तो उनमें 95 प्लस कर देते हैं वो अच्छे हैं। 5 प्रश्न होते हैं वो लगभग प्रत्येक एग्जाम में नए पूछे जाते हैं। उन 5 प्रश्नों के लिए अपन 45 को खराब नहीं कर सकते। आप 45 तो करो अच्छी तरह। आगे बढ़ते हैं अपन। यदि उमंग की ऊंचाई गर्वित की ऊंचाई से 60% अधिक है, 2 व्यक्ति हैं या 2, आप उमंग और गर्वित कुछ भी कह सकते हैं। उमंग और गर्वित, उमंग की जो ऊंचाई है वो गर्वित की ऊंचाई से 60% अधिक है, तो गर्वित की अगर ऊंचाई 100 होगी तो उमंग की ऊंचाई 60 अधिक तो कितनी हो जाएगी? 160 हो जाएगी।
उमंग की ऊंचाई गर्वित की ऊंचाई से, तो गर्वित की ऊंचाई क्या मानेंगे 160% ज्यादा तो 160 इसकी ऊंचाई हो जाएगी। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है गर्वित की ऊंचाई उमंग से कितनी कम है, 60 कम है। ये 60 कम तो है, लेकिन ये कम किससे है, 160 से है। और प्रतिशत के लिए गुणा करेंगे किससे, 100 से गुणा करेंगे। इसको सरल कर सकते हैं, कितना आ जाएगा 37.5% आ जाएगा। इसको सरल करेंगे, 4 से काटेंगे 4 बार, 4 से काटेंगे 25, 4 से 2 से काटेंगे 3 और 75 बट्टे में 2 मतलब 37.5%। 37.5% क्या होगी, कम। आप सीधा ये नहीं कह सकते कि ये 100 है ये 160 है तो 60% कम हो गया, नहीं, परसेंटेज अपने को निकालना पड़ेगा यहाँ पर। आगे बढ़े अपन, क्वेश्चन नंबर 10। इस प्रकार के प्रश्न भी काफ़ी आजकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो किस प्रकार से है। कुछ पानी में 4% शक्कर है। यदि 6 लीटर पानी में से 1 लीटर पानी वाष्प के द्वारा वाष्प के रूप में उड़ जाता है तो बचे हुए पानी में शक्कर की प्रतिशत मात्रा आपसे पूछी गई है। यहाँ पर देखें क्वेश्चन ये है, कुछ पानी है उसमें शक्कर है, शक्कर और पानी का घोल है, और पानी की कुल मिश्रण की जो मात्रा है वो कितनी है, 6 लीटर है। 6 लीटर पानी में से 1 लीटर पानी वाष्प के द्वारा उड़ जाता है। 6 लीटर पानी का घोल है, उसमें शक्कर कितनी है, 4%। उसमें शक्कर है 4% है। इसमें से वाष्प के द्वारा 1 लीटर पानी है वो निकाल दिया जाता है, तो अब शेष घोल में शक्कर की प्रतिशत मात्रा आपसे पूछी गई है। देखो यहाँ पर 2-3 क्वेश्चंस बनते हैं। प्रतिशत के चैप्टर में आपको मैं समझा चुका हूँ। ये मान आपको दिया गया है तो ये मान आपसे पूछा जाएगा, ये मान अगर आपको दिया जाएगा तो ये मान आपसे पूछा जाएगा, और ये मान, तीनों मान अगर आपको दिए जाएंगे तो ये मान आपसे पूछा जाएगा। इसके 2-3 क्वेश्चंस बनते हैं अलग अलग, वो परसेंटेज के टॉपिक में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पर मैं बात करूँ तो शक्कर की जो मात्रा है, सॉरी टोटल विलियन जो है वो 6 लीटर है। 6 लीटर में शक्कर कितनी है, 4% है। क्या शक्कर की मात्रा लीटर में भी आप बता सकते हो? लीटर में कैसे, 6 लीटर का 4% आएगा, 6 लीटर का 4%, 6 लीटर का 4%, 6 चौक 24 बटा 100 होगा क्या, 6 चौक 24 बटा में 100, 6 चौक 24 बटे में 100। पॉइंट में आप बदलना चाहो तो बदल सकते हो, 2 अंकों के पहले पॉइंट लग जाएगा, नहीं बदलना चाहो तो कोई विशेष बात नहीं है। 24 बटा 100 लीटर ये शक्कर की मात्रा है। अब विलियन में जब वाष्प के द्वारा 1 लीटर पानी इसमें से उड़ा देंगे तो शेष विलियन में क्या शक्कर की मात्रा पर कोई प्रभाव पड़ेगा? मात्रा चेंज नहीं होगी। मात्रा चेंज होगी किसमें, प्रतिशत में चेंज होगी, अनुपातों में चेंज होगी। लीटर में मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चाहे पानी और डाला जाए, चाहे पानी वाष्प के द्वारा निकाला जाए, शक्कर की मात्रा पहले 24 बटा 100 लीटर थी और अब भी मात्रा 24 बटा 100 लीटर ही रहेगी। कुल मात्रा शक्कर की चेंज नहीं होगी, उतनी की उतनी मात्रा रहेगी। पानी चेंज हो गया, या आप ये कह सकते हो कुल विलियन चेंज हो गया क्या? पहले ये मात्रा कितने में थी, 6 लीटर में थी, अब 1 लीटर पानी निकाल दिया तो विलियन बचा कितना, 5 लीटर, और 5 लीटर विलियन में शक्कर तो 24 बटा 100 ही है, और प्रतिशत के लिए गुणा करेंगे किससे, 100 से गुणा करेंगे। सरल करेंगे, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, और अब शक्कर की जो प्रतिशत मात्रा होगी वो कितनी होगी, 24 बटा 5% यहाँ से आ जाएगी, और वो अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 11। एक्स और वाई के रूप में आपको प्रश्न दे रखा है। वृद्धि भी की जा सकती है और कमी भी की जा सकती है, दोनों के प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर मैंने आपको दे रखा है कमी का प्रश्न है। एक्स और वाई 2 ही दे रखे हैं, जैसे वाई और जेड 3 भी हो सकते हैं, चर 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर चर क्या बता रखा आपको, x बराबर वाई इंटू में जेड है, और वाई और जेड के मानों में 20% की क्या की जाती है, कमी की जाती है। y और z के मानों में जब 20% की कमी की जाती है तो x के मान में कितनी कमी होगी, वो कमी आपसे पूछी गई है। देखो इसको x और y या y और z काम में लेकर भी आप प्रश्न को कर सकते हो, या आप 100 मानकर भी प्रश्न को आसानी से सरल कर सकते हो। यहाँ पर y और z कितनी बार है, एक बार y है, एक बार z है, तो टोटल 2 बार है। तो यहाँ पर जो कमी और वृद्धि जो भी है वो 2 बार ही होगी। यहाँ पर क्या बता रखी है आपको, 20% की कमी बता रखी है। चूंकि चर यहाँ पर 2 बार है तो कमी भी कितनी बार होगी, 2 बार होगी। अपन चर का मान, इस व्यंजक का जो मान है, इस व्यंजक का मान अपन मान लेते हैं कितना है, 100 है।
वाई और जेड लेकर भी आप कर सकते हो, लेकिन उससे कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाएगी। मान लिया इस व्यंजक का मान कितना है, 100 है, व्यंजक 2 बार है तो कमी 2 बार होगी, कमी कितनी होगी 20% की, तो 100 का 20% है, 100 का 20% कितना होता है, 100 का 20% 20 ही होता है। पहली बार में 20 की कमी होगी, व्यंजक में एक बार 20% की कमी कर दी तो व्यंजक का नया मान कितना आया 80, फिर इस 80 में दोबारा 20% की कमी, 80 का 20%, 8 दूनी 16, दूसरी बार में कमी कितनी होगी 16। आप बता सकते हो पहले कमी 20 की हुई, बाद में कमी 16 की हुई, तो टोटल कमी 20 और 16 कितनी हुई 36 की कमी हो गई। या आप ये भी कह सकते हो 80 में जब 16 की कमी करेंगे तो व्यंजक बचेगा कितना 64 बचेगा। मूल व्यंजक आपने 100 माना था और 2 बार कमी होने के बाद, मूल व्यंजक 100 माना था, 2 बार कमी होने के बाद व्यंजक 64 बचा, तो मूल व्यंजक में से 64 घटाएंगे तो कमी कितनी हुई 36 की हुई। तो ये व्यंजक में कमी, व्यंजक के मान में कमी का प्रतिशत आपको पता चल जाएगा, 36% की व्यंजक में क्या होगी कमी हो जाएगी। आगे क्वेश्चन नंबर 12 नंबर बताएं आप लोग क्या आंसर होगा इसका। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 था, 8 वाले में क्वेश्चन में आपको मोटरसाइकिल का मूल्य या उनकी संख्या नहीं दे रखी थी, उसी प्रकार जैसे क्वेश्चन नंबर 8 था वो 3 मान पर आधारित क्वेश्चन था, उसी प्रकार ये क्वेश्चन भी है वो 3 मान पर आधारित क्वेश्चन है इसमें, लेकिन यहाँ पर आपको मान दिए गए हैं। जैसे टिकट का जो मूल्य है वो दिया गया पहले से, पहले उस क्वेश्चन नंबर 8 में नहीं दिया गया था आपको, यहाँ पर दिया गया आपको। यहाँ पर 3 मान कौन से हैं उनको आप देखें। अधिक आगंतुकों को आकर्षित करने के लिए प्राणी उद्यान प्राधिकरण ने 25 पैसे की प्रत्येक टिकट पर 20% की छूट देने की घोषणा की। इस कारण टिकटों की बिक्री से प्राप्त धनराशि 28% बढ़ गई। आगंतुकों की संख्या में वृद्धि का प्रतिशत आपसे पूछा गया है। यहाँ पर देखो 3 मान कौन से, एक तो आगंतुक है, एक तो आगंतुक है या दर्शक जो भी आप माने, एक यहाँ पर टिकट का जो मूल्य है, एक टिकट का मूल्य है और यहाँ से होने वाली आय, 3 मान। आगंतुकों की संख्या, टिकट का मूल्य और होने वाली आय 3 मान है। आपको सिर्फ क्या पता है, टिकट का मूल्य पता है 25 पैसे की प्रत्येक टिकट। पहले टिकट का मूल्य क्या था, एक टिकट का मूल्य क्या था 25 पैसे था। आगंतुक कितने थे पता है आपको, नहीं पता। नहीं पता तो मान लेते हैं पहले आगंतुक कितने आते थे 100 आते थे, 100 दर्शक आते थे। एक टिकट के जब 25 पैसे लगते हैं तो 100 टिकटों के कितने होंगे 2500 पैसे होंगे। ये पहले उस प्राणी उद्यान प्राधिकरण की क्या थी आय थी। एक टिकट के 25 पैसे तो 100 आगंतुक हैं, 100 टिकटों के 2500 रुपए ये पहले आय थी। अब क्या हुआ, टिकट का मूल्य कितना सस्ता कर दिया, टिकट का मूल्य 20% कम कर दिया गया। 25 पैसे की पहले टिकट थी, उसका मूल्य 20% कम करेंगे तो 25 का 20% कितना होगा 5 पैसे। 5 पैसे कम करेंगे तो टिकट का नया मूल्य कितना होगा 20 पैसे होगा। प्रतिशत निकालने में तो शायद अब किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 25 पैसे की टिकट है और मूल्य को 20% कम करेंगे, 20% कम करेंगे तो 80% निकालेंगे, सरल करेंगे तो यहाँ से टिकट का नया मूल्य क्या होगा 20 पैसे प्रति टिकट होगा। अब बात करें आगे, टिकट का मूल्य जैसे ही 20% कम कर दिया गया तो टिकटों की बिक्री से प्राप्त जो धनराशि थी वो 28% बढ़ गई। टिकटों की बिक्री से प्राप्त धनराशि पहले कितनी थी 2500, अब उसमें वृद्धि कितनी हो गई 28%। 2500 का 28% अगर देखें अपन तो 2500 का 28% कितना हो जाएगा, सरल करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा 700 हो जाएगा और 700 जोड़ेंगे, 700 की वृद्धि करेंगे तो अब जो आय होगी वो कितनी होगी 3200 रुपये हो जाएगी। टिकटों की बिक्री से जो प्राप्त धनराशि है वो 28% बढ़ गई। 2500 का 28% मतलब 700 बढ़ाएंगे तो नई आय कितनी है 3200। क्या अब आगंतुकों की संख्या बताई जा सकती है यहाँ से। जब आपको कुल आय का पता है, एक टिकट का मूल्य पता है तो कितनी टिकट बिकी या कितने आगंतुक आए उनकी संख्या भी आप यहाँ से बता सकते हो। कुल आय कितनी 3200, कुल आय में एक टिकट के मूल्य का भाग देंगे तो यहाँ से आगंतुकों की संख्या कितनी होगी 160 हो जाएगी। अब टिकट 160 बिकी मतलब आगंतुक 160 आए हैं। पहले आगंतुक 100 आते थे, अब 160 आने लग गए तो वृद्धि कितनी हुई 60 की। ये वृद्धि किस पर हुई है 100 पर, तो प्रतिशत की जरूरत नहीं है। आगंतुकों की संख्या में कितनी वृद्धि होगी 100% की वृद्धि हो जाएगी। ये अपना आंसर हो जाएगा।
ये भी प्रश्न वही 3 मान पर आधारित है सॉरी 3 मानों में कोई भी 2 मान आपको बताए जाते हैं और तीसरा मान आपसे पूछा जाता है। यहाँ पर ये 25 पैसे अगर आप काम में लेते हैं तो भी आंसर 60% आएगा। 25 पैसे की जगह आप 100 पैसे भी काम में लेते हैं, 100 रुपये भी अगर काम में लेते हैं तो भी आंसर इतना ही आएगा। प्रतिशत के टॉपिक में या लाभ आने के टॉपिक में संख्याएं क्या होती हैं उससे क्वेश्चन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रतिशत में आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उतना ही आंसर आता है। बाकी आपकी इच्छा है, आप 25 पैसे लेके काम में करेंगे तो भी 60% आएगा, 100 काम में लेंगे तो भी आंसर 60% ही आएगा। क्वेश्चन अच्छा है ये। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो एक्स के रूप में दे रखा है। एक्स और वाई के रूप में भी आजकल काफ़ी एग्जाम में प्रश्न पूछ लेते हैं और एक्स और वाई के रूप में बच्चे कंफ्यूज भी ज़्यादा हो जाते हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप एक्स और वाई के रूप में कंफ्यूज हो रहे हैं तो पहले एक ऐसा ही प्रश्न आप सरल करके देख लिया करो संख्या के रूप में, और संख्या के रूप में जैसा होता है वैसा ही एक्स और वाई के रूप में होगा। कैसे, उसकी अब बात आप करते हैं। एक संख्या को पहले x% बढ़ाया जाता है, बाद में वापस वही मूल संख्या लाने के लिए उसे कितना घटाना होगा, ये आपसे पूछा है। पहले संख्या को x% बढ़ाया, फिर उसको उतना ही लाना है तो कितना घटाना पड़ेगा। चलो x को छोड़ो, अपन कोई संख्या 100 मान लेते हैं। जैसे मान ली कोई संख्या 100 है, पहले उसको 20% बढ़ाया, 20% बढ़ाएंगे तो संख्या बढ़ गई 120 हो जाएगी। अब मैं कहूं कि संख्या को उतना ही लाना है दोबारा, तो कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी, क्या वो बता सकते हो आप? अब संख्या 20 बढ़ाने के बाद 120 हो गई, उतनी ही लानी है, मतलब 100 ही लानी है, और 100 ही लानी है तो कमी कितनी करनी पड़ेगी? 120 को 100 लाना है तो कमी तो 20 की करनी पड़ेगी। ये किस पर होगी कमी? 120 पर होगी, और प्रतिशत के लिए 100 होगा गुणा, यही तो तरीका होता होगा। संख्या को पहले 20 बढ़ाया तो 120 और वापस 100 लेके आना है तो इतनी कमी करनी पड़ेगी। सेम ऐसा ही किस में होगा? x में होगा। आपको बता रखा है संख्या को पहले x% बढ़ाया जाता है। संख्या अपन क्या मान लेते हैं? 100। पहले उसको x% बढ़ाया, x% बढ़ाएंगे तो 100 + x हो जाएगी। वर्दी हमेशा 100 में जुड़ती है, कमी हमेशा 100 से घटती है। 10 बढ़ाते हैं तो 100 + 10 110 होता है, 20 बढ़ाते हैं तो 120, 100 + 20 120 होता है। x बढ़ाएंगे तो 100 + x 100 + x हो जाएगा वर्दी होके। अब इस संख्या को वापस कितना लाना है? 100 ही लाना है, वापस 100 ही लाना है, तो इसमें से ये घटाएंगे तो कमी कितनी करनी पड़ेगी? x की कमी करनी पड़ेगी। और कमी और वर्दी हमेशा मूल संख्या पर, और अब संख्या कितनी है? 100 + x है, ये x की कमी होगी। ये कमी किस पर होगी? 100 + x पर होगी। और प्रतिशत के लिए गुणा किससे करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। सरल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 × x, 100x बटे में 100 + x, ये अपना आंसर हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार x के रूप में अगर कोई भी प्रश्न हो तो आप पहले अगर x से कंफ्यूज हो रहे हैं तो 10, 20, 30 कोई संख्या लेकर प्रश्न को सरल करें। उससे जैसा संख्या में जिस प्रकार से संख्या का क्वेश्चन सरल होता है उसी प्रकार से x का क्वेश्चन सरल होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं आप लोग, और मुझे जहाँ तक लगता है काफ़ी बच्चों का ये गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 14 अच्छा प्रश्न है, ये भी थोड़ा अलग है। एसएससी में पूछा गया, सेंटर के एग्जाम एसएससी सीजीएल में आया हुआ प्रश्न है ये। आंसर आप डालें फटाफट, कमेंट बॉक्स में डालें, देखते हैं कितने जनों का सही होता है। सरल करता हूँ मैं। किसी शहर में व्यस्त आबादी के 45% पुरुष और 25% महिलाएं विवाहित हैं। यह मानकर कि कोई पुरुष एक से अधिक महिलाओं के साथ विवाह नहीं करता और न ही कोई महिला एक से अधिक पुरुषों के साथ विवाह करती है, तो विवाहित वयस्कों की कुल आबादी का प्रतिशत कितना है वो आपसे पूछा गया है। पहली बात तो पुरुषों की और महिलाओं की संख्या आपको पता है क्या? नहीं पता। पुरुषों की और महिलाओं की संख्या आप नहीं पता तो आपको माननी पड़ेगी। माने कितना? आप पुरुषों को भी और महिलाएं, पुरुषों और महिलाओं को दोनों को क्या 100 मान सकते हैं अपन? पुरुषों की संख्या 100 मान ले, महिलाओं की संख्या 100 मान ले, क्या मान सकते हैं अपन? नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि जब तक आपको कोई 2 मान बराबर नहीं बता रखे तो आप बराबर उनको नहीं मान सकते। तो यहाँ बराबर तो अपन नहीं मान सकते। जब मान बराबर नहीं मान सकते तो कम ज्यादा कैसे मान लें? फिर किसको 100 मान लें, किसको 200 मान लें? मतलब आप 100 मानकर प्रश्न को सरल नहीं कर सकते। 100 मानकर सरल नहीं कर सकते तो ऑप्शन से प्रश्न सरल नहीं हो पाएगा आपका। तो फिर अपने को क्या मानना पड़ेगा? बेसिक तरीका एक्स और वाई मानना पड़ेगा। पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्याओं की मैं बात कर रहा हूँ। पुरुषों की संख्या
ये महिलाओं की संख्या। मान ली पुरुषों की संख्या कितनी है x और महिलाओं की संख्या कितनी है y, अपन ने मान ली। पुरुषों की संख्या x मान ली, महिलाओं की संख्या y मान ली। यहां से पुरुषों की संख्या का 45%, पुरुषों की संख्या x है और x का 45%, पुरुषों की संख्या का 45% और महिलाओं की संख्या का 25%, महिलाओं की संख्या y का 25%। ये क्या है? विवाहित हैं, ये विवाहित हैं। और आपको ये पता है एक पुरुष ने एक से अधिक महिलाओं से या एक महिला ने एक से अधिक पुरुषों से शादी नहीं की है, मतलब जितने विवाहित पुरुष हैं उतनी ही विवाहित महिलाएं हैं। एक ने ज़्यादा पुरुषों से या ज़्यादा महिलाओं से शादी नहीं की है तो जितने विवाहित पुरुष होंगे उतनी ही विवाहित महिलाएं होंगी। या आप ये कह सकते हो कि विवाहित पुरुषों की और विवाहित महिलाओं की संख्या आपस में क्या होगी? बराबर होगी। ये बात क्लियर है आपको? एक से अधिक, एक पुरुष है वो एक से अधिक महिलाओं से या एक महिला है वो एक से अधिक पुरुषों से शादी नहीं कर रखी, ये आपको बता रखा है पहले से प्रश्न में। मतलब पुरुषों की और महिलाओं की संख्या जो है, जिन्होंने शादी कर रखी, विवाहित जो हैं, उनकी संख्या क्या होगी? आपस में बराबर। जैसे ही आप बराबर करेंगे तो x अनुपात y, मतलब पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात आपको पता चल जाएगा। सरल करेंगे, 100 से 100 कैंसिल, 25 से काटेंगे, 5 से काटेंगे 5 बार, 5 से काटेंगे तो 9 बार, तो x बट्टे में y बराबर कितना है? यहाँ से 5 बट्टे में 9 आ गया। x बट्टे y बराबर 5 बट्टा 9 आ गया। 5 अनुपात 9 ये पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात आ गया। x अनुपात y 5 अनुपात 9 है। अगर आपसे पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात पूछा होता तो आपका आंसर होता 5 अनुपात 9। लेकिन प्रश्न थोड़ा सा और अपन आगे बढ़ाते हैं। यहां पर ये पुरुषों की संख्या, ये महिलाओं की संख्या, अनुपात आपको पता है 5 अनुपात 9। संख्या को अपन थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं सरल करने के लिए। मान लेते हैं पुरुष कितने? 500, तो महिलाएं कितनी हैं? 900, कैलकुलेशन आसान करने के लिए। अब आपको ये पता है कि पुरुष जितने भी हैं उनका 45% विवाहित हैं, महिलाएं जितनी भी हैं उनका 25% विवाहित हैं। पुरुष कितने हैं? 500 का 45% निकालेंगे अपन। तो अभी जैसे अपन ने वो किया था, वयस्क और साक्षर हैं, उनमें निरक्षर और साक्षर की संख्या आपसे पूछी थी, वयस्क और बच्चे थे उनमें से साक्षर की प्रतिशत पूछा था, उसी प्रकार यहाँ पर है। पुरुष 500 का 45% कितना होगा? 225। महिलाएं कितनी? 900 का 25% कितना होगा? 225 और 225 कुल कितने हो गए? 450 विवाहित पुरुष और महिलाएं हैं। 450 विवाहित पुरुष और महिलाएं हैं। कितने में से? 900 और 500 1400 में से 450 क्या है? विवाहित। और प्रतिशत के लिए गुणा करेंगे किससे? 100 से गुणा करेंगे और इसको सरल करेंगे तो यहाँ से कितना प्राप्त हो जाएगा अपने को? 225 बट्टे में 7, 225 में 7 का भागते हैं, कितना आ जाएगा? 32.14% आ जाएगा। ये विवाहित लोगों के प्रतिशत आ जाएगा, विवाहित लोगों का प्रतिशत आ जाएगा। यही आपसे पूछा गया था, कुल आबादी का कितने लोग विवाहित हैं वो आ जाए, परसेंटेज आ जाए। एक तरह से एक ही प्रश्न में 2 प्रश्न हो गए। पहले पुरुषों और महिलाओं की संख्या आपको पता होगी, तभी आप उनका प्रतिशत आगे बता पाओगे। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 नंबर प्रश्न तो आप, मुझे आशा है कि लगभग सभी कर देंगे। ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ प्रतिशत में। अगला जो टेस्ट होगा वो अपना कब होगा मैं आपको बता चुका हूँ, 25 अप्रैल को होगा। 8:40 वही 8:35-40 का टाइम है। और प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि का टॉपिक होगा। अच्छी तरह उस टॉपिक को आप पढ़ें। आपका पहले पढ़ा हुआ तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा हुआ तो मैंने वीडियो उसके डाल रखे हैं, आप उनको देखें। 2 संख्याएं x और y हैं किसी तीसरी संख्या से, 2 संख्याएं x और y हैं वो किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20 और 50% अधिक हैं। 2 संख्या x और y किसी तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या को क्या मानेंगे? 100। कितनी अधिक? 20 और 50% अधिक। 20% अधिक तो 120, 50 अधिक तो 150 हो जाएगा। 2 संख्याएं तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या 100 मानेंगे, 20 अधिक तो 120 और 50 अधिक तो 150। अब आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है x y के कितने प्रतिशत के बराबर है। x जो है, x कितना? 120। किसके? y के, तो y कितना है? 150। x जो है वो किसका? y का कितना प्रतिशत है? प्रतिशत के लिए किससे गुणा करेंगे? 100 से। x जो है वो y का कितना प्रतिशत है? प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करेंगे, सरल करेंगे तो यहाँ से कितना? 3 से काटेंगे तो
3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 5 से काटेंगे तो 20, 20 100 के 80% के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा और चौथा आपका आंसर हो जाएगा। ये 15 क्वेश्चंस अपन ने सरल किए हैं। दूसरी बात, आप सभी ने इनके आंसर सब देख लिए हैं, फिर भी कोई डाउट लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दें। दूसरी बात, कोशिश ये करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सरल कर पाएँ और रफ़ कॉपी वगैरह है इनका यूज़ है वो कम से कम करें। आप कोशिश करें आप प्रश्न को पढ़ के ही सरल कर पाएँ। दूसरी बात, यहाँ पर इस चैप्टर के बाद मैं आपको बता चुका हूँ प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक अपन पढ़ेंगे। आपका जो भी स्कोर हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। ओके, थैंक यू।